Hello friends, welcome again to Quick Concept Maths. This is Neha. And friends, before this we have already done relation and functions from class 11th. Now we are doing it from class 12th. So let's see. देखिए relation and functions, सबसे पहले आता है types of relations. तो types of relation में देखिए नाम मैंने लिख रखा है यहाँ पे empty relation, universal relation and equivalence relation. एम्प्टी रिलेशन क्या है? ऐसा रिलेशन विच हैज नो एलिमेंट. आपने एक रिलेशन डिफाइन किया सेट ए से बी पे और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, तो वो कैसा रिलेशन हो गया? एम्प्टी रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन कैसा हो गया? बी जो जिसमें क्या हो, जैसे ए टू ए अगर रिलेशन डिफाइन किया है तो ए क्रॉस ए यानी कि कंप्लीट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा ही किस में आ जाए? उस रिलेशन में आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन. कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट एंड बाकी डिटेल्स देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस सेट्स टॉपिक एंड रिलेशन एंड फंक्शन फ्रॉम क्लास 11th वो टॉपिक देख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो क्या हो? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो उसे क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस कहते हैं. अब देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है अगर जैसे अगर कोई सेट दिया हुआ है, अगर ए कोई सेट है 1 2 3 और उसमें जैसे ये एलिमेंट हो गए इसके 1 2 एंड 3 इसके एलिमेंट हो गए, इनको क्या कहते हैं? मान लो ए बिलोंग्स टू ए, ये एलिमेंट है जो ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसा रिलेशन जिसमें क्या हो 1 1 2 2 3 3 ये तीनों होने चाहिए, वो क्या होगा? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा. यानी कि ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए हर एक एलिमेंट का खुद के साथ जोड़ा होना चाहिए, वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा. नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जैसे इसी के लिए देखो, अगर मैं एक रिलेशन लिखूं, यहाँ पे लिखा मैंने 1 2, ठीक है, 2 1 3 2 3 2 3, ठीक है. अब देखिए ऐसा रिलेशन जिसमें क्या हो, अगर कोई रिलेशन है इसके अंदर कोई एलिमेंट है ए बी, तो इसी रिलेशन में बी ए भी होना चाहिए. समझ गए? तो यहां देखिए क्या लिखा है, अगर A1 A2 किसमें है? आर में हो, तो A2 A1 भी आर में होना चाहिए. मैंने ए बी ले लिया, अगर ए बी आर में है, ए बी आर में है, तो बी ए भी आर में होना चाहिए. जैसे 1 2 इस रिलेशन में था तो 2 1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक. तो ये वाला क्या रिलेशन हो गया? सिमेट्रिक हो गया. अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 जोड़े नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक है. ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट देखिए ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव क्या कहता है? एक रिलेशन मैंने इसी के लिए लिखा, देखो एक रिलेशन डिफाइन की जिसमें क्या है 1 2 2 3 एंड 1 3. देखो ये कैसे बन रहे हैं ये तीनों. ए बी इस रिलेशन में थे, बी सी भी इस रिलेशन में था, तो ए सी भी इस रिलेशन में होना चाहिए. ये कंपल्सरी कंडीशन है. अगर ये दोनों हैं, ठीक है, एंड लगा हुआ है ना, देखिए डेफिनेशन में क्या कहता है, इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर एंड, ये एंड इंपॉर्टेंट है, A2 A3 बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि A1 A2 भी किसमें होना चाहिए? आर में होना चाहिए. ठीक है, तो यही हमने देखा. 1 2 रिलेशन में था, 2 3 रिलेशन में था, इसका मतलब 1 3 यानी कि 1 से 3 की मैपिंग भी किसमें होनी चाहिए? इस रिलेशन में होनी चाहिए, जो ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. अगर ये तीनों ही किसी सेट में है तो वो क्या होता है? इक्विवेलेंस होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. अब देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जो 11th क्लास का लेक्चर लिया है. क्या था? जो फंक्शन R टू R डिफाइन हो, जैसे कि रियल डोमेन और से रियल पे उनकी वैल्यू जा रही हो, तो उनको रियल वैल्यूड फंक्शंस बोलते थे. कैसे? रियल वैल्यूड फंक्शन. उनके कुछ एग्जांपल्स थे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल, मॉड्यूलस, सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इनका बिहेवियर कैसा होता है, क्या ये वैल्यूज देते हैं, वो हमने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा है. ठीक है, अब देखिए इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जो कि x टू x डिफाइन है. मान लो x टू y है, यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ हमने कोई सेट लिया, यहाँ भी कोई सेट लिया. अब वो r टू n भी हो सकता है, r टू q भी हो सकता है, q टू q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये कुछ अदर फंक्शंस हैं जिनमें नाम है 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 इंजेक्टिव फंक्शन, मैनी टू 1, ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन एंड
बाइजेक्टिव फंक्शंस। देखिए डिटेल में देखते हैं अब इनको। 1-to-1 फंक्शन क्या है, जो देखो फंक्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिख रहे हैं, एफ से लिखते हैं, ठीक है। जो एक वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट दे, ठीक है, एक इनपुट लेगा तो एक आउटपुट देगा, यानी कि एक नंबर का एक ही आंसर आएगा, दो आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे होता है ना x² के देखो जो रूट निकालते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने f(x) लिखा है, ठीक है। x में जब कोई भी आप एक वैल्यू रख लें, जैसे मैंने यहाँ f1 रखा और मान लो ये फंक्शन था f(x) = x, तो f पे 1 रखा आंसर आया 1, f पे 2 रखा आंसर आया 2, f पर 3 रखा तो आंसर आया 3। यानी कि ये वैल्यू तो जब हम इनमें डालेंगे, x की जगह पे जब हमने ये वैल्यू डाली तो हमें क्या क्या मिला, 1 2 3, ये सब हमें आंसर में मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहता है 1-1 फंक्शन, एक वैल्यू के लिए एक आंसर। जैसे कि हम मैपिंग में देखो x y हमने दो सेट ले लिए, 1 किस पे मैप हो रहा है, 0 पे, 2 किस पे, 1 पे, और 3 किस पे, 5 पे। तो एक की एक इमेज, यानी कि कैसी इमेज होती है, डिस्टिंक्ट यूनिक इमेज होगी जब हर एक एलिमेंट x की, ईच एलिमेंट ऑफ x हैज डिस्टिंक्ट इमेज अंडर दिस फंक्शन f, तो उसे क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन कहते हैं। अगर प्रॉपर डेफिनेशन में देखा जाए तो अगर x1 x2 बिलोंग करते हैं x1 सेट को, जैसे ये x1 है, तो क्या होगा, fx1 = fx2 होगा अगर x1 इक्वल है x2। मतलब क्या कहना चाह रहा है, दो इमेज तभी इक्वल हो सकती है, मतलब हम कहें fx1 और fx2, यानी कि जो हमारे पास ये वाला जो यहां से वैल्यू आ रही है, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब होगा कि जो पीछे वैल्यू डाली है ना आपने, वो भी क्या है, सेम ही है, एक ही वैल्यू डाली हुई है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब x1 = x2 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए many-to-1 फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने ये वीडियो अपलोड की थी, वो बाई चांस डिलीट हो गई, ठीक है, तो ये मैं दोबारा डाल रही हूँ। उसमें मैंने फ्रेंड्स उसमें मिस्टेक भी हो गई थी एक, देखो many-to-1 फंक्शन हमने सब्जेक्टिव बोल दिया था, जबकि हालांकि मैंने यहाँ पे देखिए आपको पीछे बता रखा है कि on-to जो है वो सब्जेक्टिव होता है, और यहाँ गलती से हमने many-to-1 को सब्जेक्टिव कह दिया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे many-to-1 फंक्शन क्या है, ये बिल्कुल सिंपल इसका अपोजिट है। अगर मैपिंग 1-1 ना हो, मतलब एक वैल्यू पे, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज एक ही वैल्यू आंसर दे रही हो, तो उसे क्या कहेंगे, many-to-1। एग्जाम्पल देखिए, जैसे fx = x² मैंने लिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं x की जगह पे यहाँ 2 रखती हूँ तो आंसर कितना आता है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब देखो f की जगह मैंने -2 रखा तो कितना आया, -2 का स्क्वायर = 4 आया, ठीक है। तो क्या समझे, जब 2 था और -2 था, दोनों के लिए आंसर क्या आ रहा है, 4। तो ये क्या हो गया, many-to-1, यानी कि दो या दो से ज्यादा वैल्यू के लिए अगर क्या हो, सेम ही आंसर आ रहा है, तो वो क्या होता है, many-to-1 फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट on-to क्या होता है। अब इसमें जो है हमें पहले कौन से सेट को देखना होगा, इस बाद वाले को पहले देखते हैं, यानी कि हर एक y की एक इमेज कहाँ होनी चाहिए, x में एक इमेज होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे y में हमें 1 2 3 4 नंबर दे रखे हैं, तो इस 1 2 3 के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू x में होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं, on-to फंक्शन कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट एलिमेंट x बिलोंग्स टू x सच दैट fx = y, ठीक है। y जो किस में बिलोंग कर रहा हो, सेट y में, उसके लिए x में एक x एलिमेंट होना ही चाहिए, ठीक है। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y, एवरी एलिमेंट ऑफ y शुड हैव अ प्री इमेज अंडर f। तो इसकी एक प्रॉपर्टी खास हो जाती है कि रेंज ऑफ f, on-to फंक्शन में जो रेंज ऑफ फंक्शन होती है, इस फंक्शन में जो रेंज बनती है वो किसके इक्वल होती है, सेट y के इक्वल होती है। इसका क्या मतलब है, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ y शुड हैव अ प्री इमेज अंडर f, यानी कि अगर मैं यहाँ दो सेट लूं, यहाँ लिखे 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की इमेज पीछे 2 थी, भाई 3 जो था 2 रखने पर आया होगा, ठीक है, 4 जो था वो 2 रखने पर आया होगा, और 2 जो था वो 3 रखने पर आया। तो देखो इन सब की कुछ ना कुछ पीछे वैल्यू है ना, तो ये क्या हो गया, on-to फंक्शन हो गया। अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक चीज कर ली, 4 और 3 को एक ही नंबर पर मैप किया है 2 पे, ठीक है। अब अगर हम x से y की तरफ देखो तो देखो 1 1 पे जा रहा है, 2 3 पे भी जा रहा है और 4 पे भी जा रहा है,
ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मैंने इस तरह से आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया कि सबकी इमेज है, पर गलती से देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 की 2 इमेज दिखा दिया। अगर यहां से देखें तो 2 की 2 इमेज बन रही है ना, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। देखिए 2 की 2 इमेज मैंने यहां गलती से बना दी। अब फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, वेयर ईच एलिमेंट हैज अ 1 इमेज। अरे भाई एफ एक्स आप खुद ही सोचो, एक्स में मैंने 2 रखा तो एक बारी में 2 एक ही तो आंसर देगा, 2 वैल्यू थोड़ी ना दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से नहीं हो सकता, समझ गए। अगर हम इस तरफ से पीछे जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब यहां से यहां देख रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, तो ऑन टू आप ऐसे समझो जैसे 1 2 3 5 6 7। तो देखो 5 की एक इमेज 1, 6 की 2 और 7 की 3। ठीक है, या ये वाला भी देखो 4 की इमेज क्या है 2, 4 की इमेज -2। तो ये भी केस में इसको ऑन टू भी कह सकते हैं, क्योंकि y की जो है इमेज है, लेकिन क्योंकि 2 की इमेज एक की इसलिए मैग्नीट्यूड 1 है। अब देखिए नेक्स्ट, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव क्या होता है, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, 1 1 भी हो और ऑन टू। 1 1 मतलब हर एक की इमेज y में हो, हर एक x की एक इमेज y में हो, और ऑन टू का मतलब हर एक y की एक प्री इमेज x में हो, यानी कि सब किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हों। कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। कहां पर, y में। जैसे अगर मैं यहाँ 8 लिख देती तो अब ये ऑन टू नहीं होता, क्योंकि 8 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, समझ गए, तो ये हो गया बाइजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अगला है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, मतलब हाउ वी कैन कंपोज या ज्वाइन 2 फंक्शंस। तो देखिए ए बी सी, ये 3 सेट हैं कोई। ठीक है, हमने फंक्शन डिफाइन किया a to b, तो क्या लिखेंगे एफ एक्स, यानी कि ए के अंदर क्या है x एलिमेंट है, और जो b में हमें आंसर मिल रहा है वो क्या है, उसका एफ एक्स है। यानी कि x रखने पर जब हम x इनपुट दे रहे थे तो क्या आंसर मिल रहा था, एफ एक्स, और वो एफ एक्स किसके अंदर है, b में है। अब क्या किया, अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं, ठीक है, इसको साइड कर दें इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको छुपा दें तो b to c हमने एक फंक्शन लिया। अब b में जो x की वैल्यू है वो क्या, ये पूरा का पूरा एफ एक्स है। b में जो वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, एफ एक्स की फॉर्म में है। अब इस एफ एक्स को, ये एफ एक्स जो है b के लिए किसका काम करेगा, x का काम करेगा ना। ये एफ एक्स b के लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक है, तो जब हम ये b के लिए मतलब यहाँ पे हमारे ये डोमेन का काम कर रहा है, तो जी एक्स हमने डिफाइन किया b to c। तो देखो x यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे एफ एक्स था ये सारे क्या बन जाएंगे, x का काम करेंगे। ठीक है, तो देखो जी एक्स बनेगा हमारा, यहाँ पे x की वैल्यूज क्या रखी जाएंगी, एफ एक्स रखी जाएंगी, यानी कि हर एक एफ एक्स के लिए g जो है एक वैल्यू हमें देगा, जी एफ एक्स देगा या नहीं देगा। तो यहाँ पे देखो 2 फंक्शन एक साथ आ गए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो हमने ये जो इसको पढ़ेंगे क्या बन गया, देखो जी एफ एक्स, या इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ, क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, या इसको पढ़ेंगे गॉफ एक्स। ठीक है, अब ऐसे अगर उल्टा हो तो क्या बनेगा, फॉग एक्स, या एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपने ध्यान रखना है। इन्वर्टिबल फंक्शन, कोई फंक्शन जो एक्स टू वाई डिफाइन कर रखा है वो क्या हो, 1 1 हो एंड ऑन टू हो, तो उसे इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन है जिसमें से हम सीखते हैं, वो कंपोजिशन का यूज करके है, दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द इनवर्स। ठीक है, वो क्वेश्चन जब आएंगे उसके हिसाब से कर लेंगे। तो इन्वर्टिबल ध्यान रखिए क्या होगा, अगर वो फंक्शन क्या है 1 1 है और ऑन टू है तो वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। अब एक और टॉपिक है इसमें, इस चैप्टर में, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, अब देखिए बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेशन जो कितने पे काम करें, 2 डिजिट्स पे, 2 नंबर्स पे, 2 एलिमेंट पे काम करें, उन्हें क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि बेसिक बाइनरी ऑपरेशन है प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये सारे क्या हैं, बाइनरी ऑपरेशंस हैं। बाइनरी का मतलब विच टेक्स 2 वैल्यूज, ठीक है, और गिव 1 आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लस की बात करें, 2 + 3 + 2, अगर हमें ये करना हो तो आपने देखा होगा 2 + 3 + 2 एक साथ नहीं होता कभी भी, हमें एटलीस्ट 2 अपने माइंड में, या 2 नंबर हम एक साथ लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो 3 2 5 और 5 और 2 7। ठीक है, फिर उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं
9। समझ गए? तो इस तरीके से जो दो ही वैल्यू पे काम करें वो क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेशंस कहलाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्या है? अब यहाँ पे देखो स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन लिया हमने, ये कोई फंक्शन डिफाइन किया है। स्टार क्या करता है? ए क्रॉस ए, यहां से कोई दो वैल्यू लेगा, यानी कि स्टार ए कॉमा बी के लिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कोई भी एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, आप मान लीजिए सी कोई एलिमेंट जो कि इसमें बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए क्रॉस ए यानी कि पेयर में वैल्यू लेगा और आंसर किस में देगा? एक सिंगल वैल्यू देगा। ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा किसी बाइनरी ऑपरेशन में? किसी बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? एक एलिमेंट ई है जो किसमें होना चाहिए? सेट ए में। एक एलिमेंट ई से लिख रखा है देखो यहाँ पे ई, जो किसमें है? सेट ए में। तो क्या करेगा? जब भी स्टार उस पर ऑपरेट करेंगे तो ए स्टार ई हमें क्या दे? हमेशा ए आंसर दे। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रही हो, तो ये अगर बेसिक आपको याद है तो देखिए जैसे कि मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तीनों के लिए आइडेंटिटी अलग अलग होती है। फिर डिपेंड करती है कि आपने सेट कौन सा लिया हुआ है, रियल नंबर है, नेचुरल है, इंटीजर्स है, तो ये सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जिसमें जैसे ए स्टार ई है, तो अगर मैं स्टार की जगह यहाँ मल्टीप्लाई ले लूं, अगर स्टार की जगह पे मल्टीप्लाई ले लूं, देखो ए मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू ए ही आए। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई ई करें तो 2 ही आए, तो ई क्या हो गया इस केस में? देखो 1, यानी कि जब स्टार हमारे पास क्या हो? मल्टीप्लाई हो। ठीक है, मल्टीप्लाई हो तो ई जो होता है वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अब देखो अगर मैं स्टार अगर स्टार की जगह पे प्लस ले लिया जाए, तो देखो 2 प्लस क्या करें कि मुझे कि 2 ही आ जाए। ठीक है, हमें 2 ही मिल जाए। तो देखो एडिशन जब प्लस आया तो यहाँ पे क्या हो गया? 0। ठीक है, यानी कि प्लस केस में जब स्टार ऑपरेशन यानी कि जब ऑपरेशन हमारे पास क्या हो? प्लस हो, एडिशन ऑपरेशन लिया जाए तो आंसर ई जो है वो क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। ऐसे ही ये डिपेंड करता है रियल नंबर ले रहे हैं, नेचुरल नंबर ले रहे हैं, किस तरह का सेट हमारे पास है। ठीक है ना? अब देखिए बस आप ऐसे समझ लीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट जिसमें जिसको किसी एलिमेंट में जोड़े तो वही आंसर दे। इन्वर्टिबल एलिमेंट, अब यहाँ पे देखो 2 मैंने स्टार ऑपरेशन लिया, स्टार ऑपरेशन में मैंने लिया मल्टीप्लाई, तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ई मिल जाए, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो देखो मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी क्या होता है? 1, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/2 से, कैंसिल होके क्या देगा? 1। तो बी क्या हो गया? यानी कि ये अगर बी ए था, ये क्या हो गया? बी, तो बी क्या हो गया? इनवर्स हो गया किसका? ए का। अब देखिए अगर ए कोई एलिमेंट है, ए में है, तो ये इन्वर्टिबल होगा अगर वहां पे उसी सेट पे कोई एलिमेंट बी भी हो। ठीक है, अभी हमने देखा बी भी उसमें होना चाहिए। और कैसे हो? सच दैट जब उन दोनों को स्टार लगाएं, उनको ऑपरेशन लगाएं, तो वो क्या दे दे? आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। तो वो क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। और बी जो होगा उसका क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा किसका? ए का। इस पूरे सेट के जो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, उस सेट के लिए बी जो है इनवर्स का काम करेगा, यानी कि ए की वैल्यू के लिए बी क्या होगा? इनवर्स होगा। नेक्स्ट देखिए कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या है? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार हो तो फॉर ऑल एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू ए, तो कॉम्यूटेटिव होता है, ये सब जानते हैं। एसोसिएटिव, जब 3 नंबर एक साथ हो, 2 की पेयरिंग करके जब काम करें और दोनों सेम आंसर दें, जैसे ए स्टार बी स्टार सी या ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी और आंसर सेम आए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो वो एसोसिएटिव होता है। तो फ्रेंड्स ये था रिलेशन एंड फंक्शन फ्रॉम क्लास 12th। नाउ नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चंस फ्रॉम these 2 chapters from 11th and 12th. So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.